नमस्कार, मेरे चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी एक बहुत खास श्रृंखला है बात चली, जिसमें हम अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में भी, उनके काम के बारे में भी, और किसी खास विषय पर। तो बात चली में आज हमारे साथ हैं हिंदी के जाने माने पत्रकार और वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में जनसंचार विभाग में प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी। आप में से बहुत सारे लोग, बल्कि ज्यादातर लोग, उनके काम से, उनके कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से भी परिचित होंगे। और अभी इस वक्त जो बहाना है उनसे बात करने का, वो है उनकी एक बहुत खास किताब आई है, राष्ट्र निर्माताओं की पत्रकारिता। ये प्रलेख प्रकाशन मुंबई ने इसे प्रकाशित किया है, और ये इस किताब के बहाने से हम चौबे जी से बातचीत करेंगे इस किताब के बारे में। तो सर, आपका बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ना ना, ये तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है भाई, आपके चैनल पर बातचीत करके। और आप एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध दास्तानगोई के कलाकार हैं। आपसे मिलना, आपसे बातचीत करना हमेशा मेरे लिए बहुत सुखद रहा है। मैं पहला सवाल तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो किताब है, इसकी भूमिका कैसे बनी, इसकी परिकल्पना कैसे बनी आपके जहन में, या इसको लिखने की, या इसके पीछे की क्या कहानी थी, क्या प्रेरणा थी? असल में मैं जब हिंदी पत्रकारिता परिवर्तन और प्रवृत्तियां पर पीएचडी कर रहा था, और उसमें मैं सप्रे संग्रहालय भोपाल गया था, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा गया था, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में तो हमेशा जाता था, बनारस के नागरिक विचारणी सभा के पुस्तकालय में, विभिन्न स्थानों पर। तो उस समय दिल्ली में भी, उसमें मैंने देखा था कि जो पुराने पन्ने हैं उसमें कितनी ज्ञान राशि छिपी हुई है। और तिलक तो हमारी चेतना में थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक ऐसी पंक्ति उन्होंने कही जो पूरी इस देश की राजनीतिक संवेदना से जुड़ गई। तो तिलक के उन अखबारों को देखना, फिर वर्धा में बहुत एक समृद्ध पुस्तकालय है, बजाज बाड़ी के ठीक सामने गांधी ज्ञान मंदिर, तो वहां पे बहुत सारी पुरानी फाइल है। तो ये मुझे लगा कि ऐसी चीजें जो किस तरह से एक एक शब्द कैसे स्वर्ण मुद्रा की तरह खर्च करना चाहिए। और तिलक से लेकर के और फिर लोहिया तक और भी कई लोग हैं। तो मुझे लगा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर जो राष्ट्र निर्माता थे, तो उनकी पत्रकारिता को भी याद किया जाना चाहिए। और मैंने सारी फाइलें देख करके, और मेरे पास, मैं बताऊं हिमांशु जी, पूरी जो तिलक की जो पूरी जर्नलिस्टिक राइटिंग है, या मदन मोहन मालवीय, या गांधी जी, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या अंबेडकर, या लोहिया, या अबुल कलाम आजाद, तो सारी फाइलें देख करके, सिर्फ अबुल कलाम आजाद में थोड़ी दिक्कत हुई। उसके लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारे विश्वविद्यालय में जो कुल सचिव हैं, उर्दू के बड़े जानकार हैं, कादर नवाज खान, उनसे बहुत मदद मिली। मुझे लगता है कि आप जब रिसर्च कर रहे थे तो आपके भी बहुत उन्होंने मदद की थी। बिल्कुल, बहुत मदद की थी उन्होंने, बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो किताब है चौबे जी की, राष्ट्र निर्माताओं की पत्रकारिता, इसमें जिन महापुरुषों की पत्रकारिता के बारे में विस्तार से बात की गई है, उनमें बाल गंगाधर तिलक हैं, उनमें मदन मोहन मालवीय हैं, महात्मा गांधी हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, और राम मनोहर लोहिया जी हैं। तो इतने महापुरुषों की जो पत्रकारिता थी, उस पर सिर्फ सरसरी तौर पर बात नहीं की गई है, बल्कि विस्तार में बात की गई है। और इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो पहली हैरत तो ये हुई कि ये हाथ में उठाकर किताब बड़ी पतली सी लगती है, लेकिन इसमें इतनी जानकारी है और इतनी विस्तार से बात की गई है कि ये एक सुखद आश्चर्य था मेरे लिए। और अभी हम उसके कंटेंट पर आगे बात करेंगे। लेकिन सर, मुझे ये बताएं कि जब मैं वर्धा में था उस वक्त भी मैंने ये समझा कि आपकी बहुत रुचि पत्रकारिता के इतिहास में, और खास तौर पर जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो पत्रकारिता हो रही थी, उसमें बहुत दिलचस्पी आपकी रहती है। मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं एक पत्रकार के बतौर, कि हाल में जो अभी पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं या जो आगे करेंगे, आने वाले पत्रकार,
उनके लिए पत्रकारिता के इतिहास को जानना क्यों जरूरी है? आपको क्यों लगता है कि ये इतिहास को पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप भी जानते हैं कि पत्रकारिता जिस तरह से फील्ड में होती है उसमें व्यवहारिक तौर पर तो बहुत ज्यादा इतिहास का इस्तेमाल नहीं होता है, वो तो जो उसका तरीका है पत्रकारिता का उस तरह से की जाती है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि हमें पत्रकारिता के इतिहास को जानना चाहिए? इसलिए जानना चाहिए कि इससे तब पता चलेगा कि भाई पत्रकारिता की जो पूरी परंपरा है, परंपरा से कट करके आप कैसे वर्तमान से जुड़ेंगे। भारत में जब पत्रकारिता का जन्म हुआ, जेम्स अगस्टस हिक्की ने अखबार निकाला, तो उनके मस्टहेड के नीचे होता था ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। जी पहले हिमांशु जी हर अखबार, इसका मतलब कि वह एक तरह से भारत में पत्रकारिता की आदि प्रतिज्ञा है। जेम्स अगस्टस हिक्की अंग्रेज थे, एक अंग्रेज ने एक विधा को जन्म दिया, और वह आदमी जब पत्रकारिता कर रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अनीति थी, जो अन्याय था, उसको उसने टोका, उसका विरोध किया। तो भारत में पत्रकारिता का जन्म तो प्रतिरोध की संस्कृति से हुआ। दो तीन चीजें हैं कि जब भाई अंग्रेज होते हुए अंग्रेजी शासन की आलोचना करना, उसके लिए बार बार वो जेल गया, जुर्माने लगाए गए उस पर। तो आज जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें कम से कम इतना तो जानना चाहिए कि भाई भारत में पत्रकारिता की पहली प्रतिज्ञा क्या रही है। वही जो मस्टर्ड के नीचे लिखता था ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। आज देखिए कि प्रभावित किसी से नहीं। जी बताइए कि आज की पत्रकारिता देखिए किस तरह से सत्ता से प्रभावित है। तो एक तो यह, दूसरी चीज जो जेम्स अगस्टस प्रतिरोध की संस्कृति। तीसरी चीज यह है कि वह पहला आदमी था जिसने लेटर्स टू कॉलम इंट्रोड्यूस किया था अपने अखबार में, हिकिस बंगाल गजट और द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर में। तो ये परंपरा, ये सारी चीजें जाननी चाहिए। उसी तरह से जैसे जब हिंदी का पहला अखबार निकला 30 मई 1826 को कलकत्ता से, बड़ा मजेदार है कि कलकत्ता से 5 भाषाओं की पत्रकारिता का जन्म हुआ। उर्दू का पहला अखबार जामे जहां वहीं से निकला, फारसी का पहला अखबार मिरातुल अखबार वहीं से निकला, बांग्ला का निकला ही, और ये हिंदी का भी। तो जुगल किशोर शुक्ल ने जब पहला अखबार निकाला उदंत मार्तंड, उसकी पहली पंक्ति थी इस हिंदुस्तानियों के हित के हेत पहल वह, हाँ माने हिंदुस्तान, वह तो हिंदी पत्रकारिता की पहली प्रतिज्ञा है, आदि प्रतिज्ञा है कि पत्रकारिता को पूरे देश के हित से बदलना चाहिए, हित की चिंता करनी चाहिए पूरे देश की, सिर्फ हिंदी समाज की नहीं। वो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जी। उसके बाद से देखिए कि फिर किस तरह से दो प्रवृत्तियां रही हैं हिंदी पत्रकारिता में। एक समाज सुधार की प्रवृत्ति जिसमें आगरकर जी सुधारक निकालते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर अपने सारे अखबार निकालते हैं मुक्ताएड से लेकर के प्रबुद्ध भारत तक। तो जो प्रवृत्तियां रही हैं, एक प्रवृत्ति रही है कि किस तरह से भारत को स्वराज दिलाया जाए, स्वराज के संग्राम के लिए जनता को तैयार किया जाए। दूसरी धारा रही है समाज सुधार की, कि जो जाति भेद है, तरह तरह के जो भेद है समाज में, उनको कैसे दूर किया जाए। तो इस इतिहास से जुड़े बगैर आज के पत्रकारों को तो जानना चाहिए कि किस तरह से जेल जब्ती जुर्माने की पत्रकारिता का दौर था। यही 3 शब्द थे, 3 बीज शब्द थे। कैसे समाज सुधार की पत्रकारिता हो रही थी, संभव हो रही थी, एक नवजागरण आ रहा था। इसलिए भाई भारत में नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को इसीलिए कहा गया। तो मैं ये कह रहा था, एक तो इतिहास बहुत जरूरी है जानना, और यह जानना भी जरूरी है कि कैसे तब साहित्य और पत्रकारिता एक साथ चल रहे थे, एक दूसरे को समृद्ध कर रहे थे, कैसे पत्रकारिता को साहित्य और कलाओं से जोड़ा गया था। इसलिए इतिहास जानना तो जरूरी है। सर मुझे ये बताएं कि इसमें जितने भी महापुरुष हैं वो सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके बड़े लोग हैं, राजनीति में उनका सीधा दखल था। अब मुझे ये बताएं कि ये जितने भी लोग हैं, गांधी जी हुए, तिलक हुए, बाबा साहब हुए, आजाद साहब हुए, एक पत्रकार के बतौर जब इन्हें आप अलग अलग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, इस किताब को लिख रहे थे, तब आपको क्या समझ में आ रहा था कि इनकी राजनीति में इनकी पत्रकारिता का कितना दखल था, या ये पत्रकार के बतौर
किस तरह के नजर आ रहे थे आपको? राजनीति से इतर भी अगर आप देखें, पत्रकारीय पैमानों पर अगर आप इन सबको परखें विशुद्ध पत्रकार के तौर पर, तब आप इन्हें कैसे देखते हैं इन सारे लोगों को? और कोई खास अगर उदाहरण देकर या कोई उदाहरण देकर आप बता सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, एक तो वे अपने समय के बड़े संचारक थे, सभी के सभी। और बताइए कि भाई जैसे गांधी हैं, गांधी जब 1903 में इंडियन ओपिनियन निकालते हैं दक्षिण अफ्रीका से, या भारत आकर 1919 में वे नौजीवन निकालते हैं, यंग इंडिया निकालते हैं, 1933 में हरिजन निकालते हैं। तो गांधी जिस तरह से पत्रकारिता के माध्यम से सत्याग्रह की शिक्षा दे रहे थे, एकमात्र मकसद उनका वही था, और उसमें वे सफल हुए गांधी। गांधी मतलब उस समय वो कह रहे थे कि अब सत्य ईश्वर है, सत्य को सर्वोच्च सिद्धांत मानते थे। देखिए हिमांशु जी कि आज किस तरह से पूरी दुनिया फेक न्यूज की समस्या से जूझ रही है जी। तो इसमें तो गांधी कितने प्रासंगिक है, जब वो सत्य के लिए किसी भी स्वराज्य तक को छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये है कि गांधी ने जिस तरह से अपने, और इसीलिए गांधी के साथ देखिए उस दौर के, वो जब भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, और 1919 से जब वो पत्रकारिता शुरू करते हैं, तो उस समय के जितने बड़े संपादक थे सभी गांधी के अनुगामी हो गए। सिर्फ सत्य के प्रति जो उनकी दृढ़ता थी, वो चाहे शिव प्रसाद गुप्त 1920 में जो जब नेतृत्व में निकला, या माखनलाल चतुर्वेदी जब कर्मवीर निकालते हैं उसी साल, या दशरथ प्रसाद द्विवेदी जब 1919 में स्वदेश निकालते हैं, तो राम बहन ओझा, तो उस समय यहाँ तक कि प्रेमचंद, यहाँ तक कि मतवाला की जो टीम थी, संपादकीय टीम, उसमें निराला थे, शिवपूजन सहाय थे, ये सारे के सारे लोग गांधी के अनुगामी बन जाते हैं, और गांधी की जो विचार है सत्याग्रह से संबंधित, उसका प्रचार करते हैं जी। तो उस कालखंड में समझिए, इसीलिए उस कालखंड को गांधी युग कहते हैं, क्योंकि गांधी ने पूरे देश की संवेदना को प्रभावित किया था, पत्रकारों को भी किया था, संपादकों को भी किया था, लेखकों को किया था, और जनता को भी किया था। उसी तरह से ठीक पहले की जो अवधि है, 1881 में तिलक निकालते हैं केसरी जी। तो तिलक ने जिस तरह से जेल जब्ती और जुर्माने की पत्रकारिता की, राजनीति के लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन पत्रकार होने के कारण तो उन्हें बहुत बिल्कुल गिरफ्तारी हुई, जब्ती हुई, सही बात, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जी 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 जी, आप अपनी बात पूरी करें सर। इसीलिए वह जो कालखंड है वो पत्रकारिता का तिलक युग है, बिल्कुल। उसके बाद से गांधी युग आता जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप इस किताब को लिख रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, तब इन सारे महापुरुषों के विचार पत्रकारिता पर क्या थे, ये भी आपके सामने से गुजरा होगा। तो अगर आप ये बता पाए कि ये सब लोग पत्रकारिता के विषय में क्या सोचते थे, उसकी अहमियत के बारे में, उसके काम करने के तरीके के बारे में क्या सोचते थे, विशुद्ध रूप से पत्रकारिता पर इनके क्या विचार थे, अगर आप ये बता सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा और उससे एक दिशा भी मिलेगी। उसमें जैसे तिलक तो जब जेल में थे, मांडले जेल में, तो उन्होंने अपने संपादकों को पत्र लिखा जी। और उसमें इस किताब में भी उसका उल्लेख है जी। और पत्र लिख करके वे समझाते हैं कि आप लोग भी मराठा और केसरी जी मिलजुल करके निकालिए, मतभेद मत कीजिए। दूसरी चीज भी यह कहते हैं कि आप लोग कानून का पालन कीजिए। ये कितनी बड़ी बात है, कानून का पालन कीजिए जी। और तीसरी चीज, जो पहली प्रतिज्ञा उन्होंने की थी केसरी का जब उद्देश्य पत्र प्रकाशित किया था, हिमांशु जी जब तक केसरी तिलक के संपादन में निकला या उनके संरक्षण में, तो कभी उस उद्देश्य जो उनका था उस पथ से विमुख नहीं हुए, उद्देश्य पत्र से विमुख नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि हम सांगोपांग विवेचन करेंगे, पुंखानुपुंख विवेचन करेंगे, और वही किया उन्होंने। और गांधी तो खुद कहते हैं कि पत्रकारिता मेरे लिए बहुत कुछ पत्रकारिता ने मुझे सिखाया, मुझे संयम सिखाया पत्रकारिता ने,
कहते हैं कि इंडियन ओपिनियन मेरे लिए संयम की तालीम सिद्ध हुआ, लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने, तो जो लिखते थे संयम के साथ लिखे। पत्रकारिता मैंने इस समय देखिए, इस समय तो है रेस अगेंस्ट टाइम, होड़ लगी हुई है, इतनी तेज गति से सूचनाएं मिल रही है। गांधी कहते हैं कि धीरे धीरे पढ़िए, स्लो रीडिंग। जी, पत्रकारिता के बारे में अच्छा 2-3 चीजें हैं कि भाई इन सारे राष्ट्रनायकों ने कभी भी सत्य का दामन नहीं छोड़ा। लोहिया जब मैनकाइंड निकालते हैं या जन, तो देखिए उसमें भाषा के सवाल को उठाते हैं, संस्कृति के सवाल को उठाते हैं। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता रह गया। या नेताजी सुभाष चंद्र बोस फारूक ब्लॉक निकालते हैं, तो इतने सुचिंतित ढंग से निकालते हैं। और एक पत्रकारिता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो फारूक ब्लॉक है, तो उसमें सूचना प्रकाशित करते थे कि सभी पत्र संपादक को संबोधित हों, उसकी टीम को नहीं। अच्छा, ये सब। वाह। और बाबा साहब तो सीधे सीधे कहते थे कि भाई जो वंचित तबका है, जो दलित है, जिन्हें उसमें शूद्र कहा जाता था, हरिजन कहा जाता था, उनके लिए अपना मीडिया होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता में जो मुख्य धारा को जगह नहीं मिलती। जी बिल्कुल। सर ये बताएं, एक तो जैसे आपने बात की उस जमाने की जो पत्रकारिता थी, राष्ट्रीय आंदोलन की पत्रकारिता, उसका एक बहुत बड़ा मूल्य है प्रतिरोध का मूल्य जो हमें मिला उस पूरे आंदोलन से। इसके अलावा आप कौन से ऐसे मूल्य देखते हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन की पत्रकारिता से हमारी पत्रकारिता को मिले हैं, और जो मूल्य हमें आगे हमारे लिए मार्गदर्शक मूल्य हो सकते हैं हर जमाने में पत्रकारिता के लिए, जो हमें मिले हो राष्ट्रीय आंदोलन से? तो आप उन पर अगर कुछ बताना चाहें तो बहुत, मैंने एक तो नैतिक होना, मैंने सिर्फ सत्य की बात नहीं, नैतिक होना। और दूसरी चीज ये है कि भाषा भी संयम हो, भाषा में संयम हो जी, ये उनकी पत्रकारिता सिखाती है। और साहित्य, कला और संस्कृति से भी पाठकों का जुड़ाव हो, अपनी धरोहर से जुड़ाव हो, उस कालखंड की पूरी पत्रकारिता यही सिखाती है कि भारत का जो गौरव है, भारत की जो परंपरा है, जैसे एक तिलक की टिप्पणी, हिंदू और मुसलमान, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए किस तरह से वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस अकेला ऐसा संगठन है जिसमें हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करता, इसलिए इस कांग्रेस के साथ आप लोग जुड़िए। जी, यही मैंने तिलक के विचारों से हम मौलाना अबुल कलाम आजाद के विचारों को भी जब अल हिलाल में लिखते हैं टिप्पणियां सांप्रदायिकता के प्रश्न पर, जी, तो वे भी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते हैं। बिल्कुल। और बहुत सख्त जबान में लिखते हैं, वो बहुत सख्ती के साथ कहते हैं कि भाई आपको साथ आना पड़ेगा और तमाम चीजें। अच्छा, इसी किताब में आपकी मैंने एक तिलक जी की टिप्पणी देखी कि वो कह रहे हैं कि दंगा जब होता है तो आमतौर पर हम उसे हिंदू और मुसलमान दो पक्षों में देखते हैं, लेकिन असल में हमेशा उस दंगे के 3 पक्ष होते हैं, हिंदू, मुसलमान और सरकार। तो यह मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि वो उस जमाने में इस बात को समझ रहे थे, और ये मसला आज भी जो है ये कहीं ना कहीं एक एक एक, एक बिंदु तो है ही है दंगों की पूरी जो हम विश्लेषण जो हम करते हैं उसको लेकर। तो अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक तो जब आप ये इन पूरी फाइलों से गुजर रहे होंगे और इसका अध्ययन कर रहे होंगे, तो क्या आपको ऐसे रोचक प्रसंग मिले महापुरुषों की पत्रकारिता में, जो आप उनमें से कुछ अगर साझा करना चाहें, कोई घटना, कोई किस्सा? क्योंकि मैं किस्सा को हूं तो किस्सों को तलाशने का लालच जो है उससे बच नहीं पाता हूं, तो कुछ किस्से अगर आपको पता हो उस जमाने के तो बताएं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो अखबार था, 20 पन्ने का अखबार था जी, और उस 20 पन्ने के अखबार में जी, पहले पृष्ठ पर विज्ञापन छपता था जी, आमतौर पर जी, और विज्ञापन में एक विज्ञापन बड़ा मजेदार था जी, एक पंखे का विज्ञापन छपा है और उस पंखे के विज्ञापन में के नीचे लिखा हुआ था कि फारूक ब्लॉक के दफ्तर में भी यही पंखा लगा है। उसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक जो अग्रज थे शरद चंद्र बोस, जी, जी, तो कोई जैसे तेल का विज्ञापन है
तो उसमें शरद चंद्र बोस कहते हैं कि नहीं ये तेल बहुत उपयोगी है, इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह के विज्ञापन छपते थे उस समय। वाह वाह। अच्छा, विज्ञापनों के बारे में इसी किताब में गांधी जी ने भी बहुत कुछ जो लिखा है वो इस किताब में था कि भाई वो भी, उनको भी ये चिंता रहती थी कि विज्ञापन कैसे लिए जाएं या ना लिए जाएं, फिर किसी ऐसे इंसान के ना हो जो बहुत बड़ा आदमी हो कौम का कि हम उसको मना ना कर पाए। तो वो अगर आप विज्ञापनों के विषय में भी कुछ बताना, और अगर बताना चाहें तो वो। असल में जब वहाँ फिनिक्स में जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम में जब प्रेस खोला जी तो उसमें उन्होंने देखा कि विज्ञापन के कारण बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जी तो बाद में उन्होंने विज्ञापन लेने बंद कर दिए, क्योंकि उसमें वो विज्ञापन देने वाले खुशामद करनी पड़ती थी, पैसा वसूल करने में दिक्कत होती थी। जी। और इसीलिए गांधी कहते हैं अखबार विज्ञापन के बल पर नहीं, ग्राहकी के बल पर ग्राहकी निकाला के। जाना चाहिए। वाह। उससे भिन्न दृष्टिकोण रखते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा वो खूब विज्ञापन लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की पूरी फाइल मैं आपको भेजूंगा, आपकी किस्तागोई में वो बहुत काम आएगी फाइल, अच्छा। पूरी फाइल। वाह। और वो फाइल और कहीं नहीं है मुझसे, जिससे मेरे पास है। अच्छा अच्छा। मैंने और जो जी फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन से जो लोग जुड़े हैं उनके पास जरूर होगी, जी। लेकिन वो फाइल उसका सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं, लेकिन मैंने सब स्कैन करा लिया है। वाह। तो फॉरवर्ड ब्लॉक में खूब विज्ञापन छपता था। जी तो बहुत ये बढ़िया। विज्ञापन को आज आज आप जानते हैं, चूंकि आप भी अखबार में स्तंभ लिखते रहे हैं, तो और आप मीडिया से, आप हम लोग से ज्यादा जुड़े हैं। अब आप बताइए कि भाई एक अखबार बगैर विज्ञापन के कैसे निकल सकता है, उस पर जो लागत आती है। सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय का तो विज्ञापन को लेकर गांधी की एक आदर्श स्थिति थी, और उन्होंने यहाँ आने के बाद भी हरिजन में भी विज्ञापन नहीं लेते थे, वो यंग इंडिया में भी नहीं लेते थे, में भी नहीं लेते थे। लेकिन तब की परिस्थितियां अलग थी। आज विज्ञापन के बगैर तो अखबार चल ही नहीं सकता। सही। तो मुझे सर ये बताएं कि आज की जो पत्रकारिता है, जिस तरह से चेंज हुई है ओवर द इयर्स, और अभी जिस तरह से हो रही है, उसमें आपको लगता है कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन की पत्रकारिता है उसको पढ़ने और समझने के बाद किसी कोई उसकी उपयोगिता बनती है इस दौर की पत्रकारिता में? जिस। बहुत सारी उपयोगिता है मैंने उस समय उस कालखंड में ही। एक तो यह है कि पत्रकारिता जन सेवा का माध्यम होनी चाहिए। पत्रकारिता का एक उद्देश्य किस तरह से सर आप म्यूट हो गए शायद। लोगों का शिक्षण, लोकमत अब करना आ गया। होना जी जी चाहिए। जी, हो गया और सही किस हो तरह गया। से म्यूट हो, जी सही हो गया। बहुत सारी चीजें उस समय की पत्रकारिता, उस समय की जो पत्रकारिता है उससे बहुत सारी चीजें सीखने योग्य हैं। और उस कालखंड की पत्रकारिता में आज के लिए भी बहुत सारे उपयोगी मूल्य हैं। किसी भी विषय को समझने के लिए, राजनीतिक संदर्भ हो, सांप्रदायिकता का संदर्भ हो, जाति भेद का संदर्भ हो, स्त्रियों के साथ होने वाले अन्याय का संदर्भ हो, तो भाषा का संदर्भ हो, जी साहित्य का संदर्भ हो, कला का संदर्भ हो। आप देखिए कि लोहिया के जन्म में जी। कलाओं पर कितनी समृद्ध सामग्री है, व्याकरण के बारे में, लिपि के बारे में। और मैं तो अभी मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि 1905 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में एक टिप्पणी लिखी थी, भाषा जी और व्याकरण। जी। और उसमें एक शब्द का उसमें उन्होंने बाल मुकुंद गुप्त से लेकर भारतेंदु मंडल के अनेक लेखकों की गलतियां निकाली थी। जी। और गलतियां निकालते समय उन्होंने लिख दिया था कि हिंदी की यह अनिस्थिरता, हम्म। अब उस अनिश्चितता को लेकर के विवाद चला, और 1.5 साल तक वो विवाद चला। वो तो किताब भी छप चुकी है, जी। हिंदी की अनिश्चितता, ऐतिहासिक वाद विवाद। वो भारतीय यायावर ने उसे संपादित किया है, वाणी प्रकाशन से छपी हुई। जी। तो पहले एक शब्द को लेकर के, उसके प्रयोग को लेकर के किस तरह से बहस खड़ी हो भाषा जाती, की जो आ गंभीरता जाती। है, भाषा के जो संस्कार हैं उसको समझने में भी बहुत मदद मिलती है। सर मुझे बताएं, एक सवाल बार बार लोग कहते हैं कि चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन में तो हमारा एक क्लियर शत्रु था जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद था, उसके खिलाफ पत्रकारिता होती थी, तो आसान था ये समझना कि भाई हम सब देश वाले हैं और एक साम्राज्यवाद के विरोध में पत्रकारिता हो रही है। अब जब हम देखते हैं, जब हमारा देश आजाद है, उसमें एक चुनी हुई सरकार है, सत्ता में एक सरकार है, और हम जब प्रतिरोध की संस्कृति की बात करते हैं और
पत्रकार जो हैं वो, ये माना जाता है कि विपक्ष का स्वर होता है, लेकिन जब वो सरकार के खिलाफ लिखता है तो सरकार को नागवार गुजरता है, और बहुत बड़ी तादाद में अब सरकार के समर्थकों को भी नागवार गुजरता है। तो उस स्थिति में प्रतिरोध का वो स्वर क्या होना चाहिए पत्रकारिता के लिए? क्या वो सत्ता विरोधी स्वर जो है वो अभी जिस तरह से होता है, क्या उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए प्रतिरोध के स्वर की? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया हिमांशु जी आपने, कि उस समय आजादी की लड़ाई के दौरान सभी लोग एकजुट थे, पूरा देश एकजुट था। और आजादी के बाद जब वो चला गया, जिसने हमें गुलाम बना रखा था, उनके जाने के बाद हम कितने बटे हुए हैं। आज देखिए कि भारत, भाई जो हिंदी समाज, देखिए जातियों में बटा हुआ समाज, सांप्रदायिक तौर पर भी विभाजन किया जाता है जी। तो कम से कम मुझे ये लगता है कि हर क्षेत्र में, चाहे कला हो, संस्कृति हो, साहित्य हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में जो अच्छे लोग हैं, कम से कम उन्हें, जो भद्र लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उन्हें, वो चाहे किसी राजनीतिक विचारधारा के वे समर्थक हो, लेकिन उन्हें एकजुट होना चाहिए। कम से कम साधु पुरुषों को एक तरफ होना चाहिए, जैसे कि टैगोर ने किया। टैगोर ने विभिन्न मतों के लोगों को अपने यहाँ एकत्र किया था। नंदलाल बोस थे, खेती मोहन सेन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, सबको ले आए थे, मेधाओं से जोड़ा था। आज कम से कम ये है कि ये किसी भी क्षेत्र में मेधा की उपेक्षा ना हो, राजनीतिक चश्मे से हम ना देखें, न पत्रकारिता को देखें, न साहित्य को, निष्पक्ष, भाई साहित्य को साहित्य की दृष्टि से देखिए। तो ये एक तो बहुत बड़ा रहा है कि कम से कम आज जो विभाजन है, बताइए, जब हम पराधीन थे तो एकजुट थे, आज बटे हुए हैं। सर मुझे ये बताएं एक सवाल, जैसे ये किताब तो आपने लिखी अपने रिसर्च के दौरान या अध्यापन के पूरे करियर के दौरान, या आपकी जो की रुचि रही है राष्ट्रीय आंदोलन की पत्रकारिता में, तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिन्हें हम सबको पढ़ना चाहिए राष्ट्रीय आंदोलन की पत्रकारिता को समझने के लिए, या फाइलें अगर देखनी है तो कहाँ देख सकते हैं, इस तरह से अगर कुछ आप बताना चाहें। उसमें देखिए 2 किताबें बहुत मूल्यवान हैं। एक तो है भारतीय पत्रकारिता कोश, विजय दत्त श्रीधर का, 2 खंडों में है, वो बहुत मूल्यवान किताब है। एक दूसरी किताब है कृष्ण बिहारी मिश्र जी का, जो उनका शोध प्रबंध है, उनकी पीएचडी है, हिंदी पत्रकारिता, जातीय चेतना और खड़ी बोली की निर्माण भूमि जी। उन 2 किताबों से बहुत मदद मिल सकती है पूरी उस कालखंड की पत्रकारिता को समझने में जी। और बात और दोनों वरिष्ठ लेखक के और पत्रकारिता के इतिहास के विशेषज्ञ, बल्कि उन दोनों कृष्ण बिहारी जी की किताब पढ़ने के बाद हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में मेरी भी रुचि जागृत हुई जी। तो वो दोनों किताबें बहुत मूल्यवान हैं। तो सर अभी ये बिल्कुल अंतिम दौर में हम इस बातचीत के, हम ये समझना चाह रहे थे कि ये किताब तो आई प्रलेख प्रकाशन से, लेकिन मुझे एक चीज पर्सनली लगी कि ये जितनी अहम किताब है, जितनी समृद्ध सामग्री इसमें है, उस हिसाब से इस किताब जैसे मुझे लगता है कि और बेहतर तरीके से छापी जानी चाहिए थी, और सुंदर साज सज्जा के साथ और मेन स्ट्रीम करते हुए इसका और प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। ये बहुत अहम दस्तावेज है, मुझे लगता है कि, और आज के जमाने में जब लोग, हम संस्कृत में पढ़ते हैं ना, महाजनों ये गता सापन था, जो बड़े लोग जिस पथ से जाएं वही सही पथ है। तो मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़कर जो हमारे जो पत्रकार हैं उन्हें दिशा भी मिलती है कि क्या, जब कंफ्यूजन की स्थिति होती है, जब भ्रम की स्थिति होती है कि हमें क्या करना चाहिए, तब फिर ऐसी किताबें आपको एक रोशनी दिखाती है कि भाई हमारे बड़े लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने ये किया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इस किताब को और बड़े लेवल पर और मेन स्ट्रीम करके और ज्यादा प्रचार प्रसार के साथ लोगों तक पहुंचना चाहिए, इस पर और बात होनी चाहिए। तो क्या इसके बाद भी कोई योजना है किसी पत्रकारिता से जुड़े, किसी, चूंकि आप बहुत सारे काम एक साथ करते हैं लिखने पढ़ने के, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि आगे क्या योजना है? आगे तो योजना ये है हिमांशु जी की, मुझे लगता है कि ये जो 7 लोग हैं, ये एक तरह से इन्हें कहा जा सकता है सप्तर्षि की पत्रकारिता जी। तो ये जो 7 ऋषियों की पत्रकारिता है, इन पर अलग अलग भी काम हो सकता है। एक दूसरी चीज, एक ये मेरे मन में है अभी, जो मैं सोच रहा हूं कि जो बांग्ला नवजागरण है,
और हिंदी नवजागरण, इन दोनों को किस तरह से हिंदी साहित्य ने आत्मसात किया, हिंदी पत्रकारिता ने आत्मसात किया, इस पर मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ। निकाला, हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और आगे जरूर जब आप अगला काम आपका होगा या उससे पहले भी हम आपके पास आते रहेंगे पत्रकारिता को समझने के लिए, साहित्य को समझने के लिए। और खास तौर पर मेरी बहुत दिलचस्पी है, चौबे सर की एक किताब है मदर टेरेसा पर, जो छपी तो काफी पहले थी, मेरे पास है इत्तेफाक से, और मैं पिछले दिनों से मैं पढ़ रहा था क्योंकि मैं मदर टेरेसा पे कुछ काम कर रहा था। मुझे लगा कि उस किताब को भी, पतली सी किताब है लेकिन वो किताब आपको मदर टेरेसा को समझने के लिए एक जरूरी किताब है, ऐसा मुझे लगता है। तो उस पर भी मैं चाहूंगा कि कभी मैं आपसे अलग से बात करूं। शुक्रिया सर। स्वागत है, स्वागत। ठीक है मानसी जी, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके। जी बहुत शुक्रिया।